नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एवरीडे में। दोस्तों आज बिहार में है सो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी बीएड के लिए प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2020 का आयोजन किया गया था। और आज है सो ये एग्जामिनेशंस ख़त्म हो चुकी है और इसका जो है सो आप देख सकते हैं क्वेश्चन बुकलेट हमारे सामने में उपस्थित है। और इसमें टोटली है सो 120 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, और चलिए इन सारे क्वेश्चनों का हम लोग है सो सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पर जिन अभ्यर्थियों ने एग्जामिनेशंस दिया था। तो चलिए एक एक करके है सो क्वेश्चंस को देखते हैं। लेकिन वीडियो पे पहले बढ़ने से पहले बता दूं आपको कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही ऑल बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि आपको सारे जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस पे और एक एक करके सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करते हैं। सारे सेक्शंस को देखेंगे एक एक करके। चलिए दोस्तों, तो देख सकते हैं दोस्तों इसमें पहला जो है यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश का है। पहले जनरल इंग्लिश एंड कम्प्रीहेंशंस के जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। जैसे देखिए इसमें पूछा था टीचर वाज हैप्पी। हैप्पी का क्या है ना अपोजिट वर्ड पूछ रहा था यहाँ पर। हैप्पी का सैड एकदम सही है। शोल्डर वाज काइंड। काइंड का अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो काइंड के लिए है सो क्रूएल होगा, ना कि हेट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तीसरा में क्या है कि करेक्ट वन खोजना था आपको, यानी सैनोनिम्स खोजना था। मतलब एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, जो कि लिव लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं, उनको हम लोग एम्फीबियंस बोलते हैं। इसका आंसर एम्फीबियस हो जाएगा। कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स को पॉलीगैमी बोलते हैं। ठीक है, उसके आगे है कि द ए थिंग विच इजली कैचेस फायर, जो आसानी से आग पकड़ ले उसको इनफ्लेमेबल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अनमैरिड मैन। एन अनमैरिड मैन को क्या बोलते हैं, बैचलर बोलते हैं। ठीक है, एनिमल्स दैट कैन फीड ऑन ग्रास, जो ग्रास पे जो साग सब्जी खाते हैं उसको हर्बीवोरस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वन। इसमें भी करेक्ट वन ही चूज करना है। इसमें है कि वी मस्ट गिव अप आवर बैड हैबिट्स, मतलब गिव अप आवर बैड हैबिट्स यहाँ पर है सो डिसकंटिन्यू रहता तो ज़्यादा बेटर था, लेकिन नहीं है तो लीव नहीं, छोड़ नहीं सकते हैं। किसी भी चीज़ को छोड़ना अलग चीज़ होता है, कीप अवे मतलब उससे दूर रहना, परहेज करने के सेंस में हो गया, तो इसका कीप अवे होगा। सरदार पटेल वॉज आयरन मैन, तो आयरन मैन के लिए क्या हो जाएगा, ए मैन ऑफ फर्म डिटर्मिनेशन, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द बॉय वॉज नॉक डाउन बाई अ ट्रक। नॉक डाउन मतलब गिरा दिया जाना, तो क्रश डाउन इसका आंसर हो जाएगा। पुश मतलब धकेलना होता है, लेकिन क्रश डाउन मतलब गिरा दिया जाना या कुचल दिया जाना, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि द टू रीड बिटवीन द लाइन्स। तो रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द राइटर, मतलब जो क्या लिखा है उसको समझना। अगला क्वेश्चन है कि वन शुड नॉट मेक इरेलीवेंट रिमार्क्स। इरेलीवेंट रिमार्क्स का मतलब है नॉट बीइंग टू द पॉइंट मतलब होता है, तो इरेलीवेंट का मतलब क्या होता है ये पूछा जा रहा है। नॉट बीइंग टू द पॉइंट होता है इसका मतलब। अगला है कि फिल इन द ब्लैंक्स करना है कि हु वर्क हार्ड। ठीक है, मतलब वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, इसके लिए यहाँ पर लेस्ट होगा, नॉट अदरवाइज, यहाँ पर लेस्ट इसका होगा। क्वेश्चन है कि वी सेल्ड डैश रिवर। यहाँ पर जो होगा क्वेश्चन है एक्चुअली में इसका आंसर जो होगा दोस्तों, हम ए बोट कैन बी इन द रिवर, इन द मेडिटेरियन सी, फलाना चिलाना जो होता है इन द पैसिफिक सी, ये हो सकता है। बट यहाँ पर जो होगा वी सेल्ड ऑन द रिवर होगा। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन जो है कि एट लास्ट ही आइल्ड द टेम्पटेशन। आइल्ड टू टेम्पटेशन होगा, नॉट फॉर टेम्पटेशन। ठीक है, आपको याद रखना है कि आइल्ड टू टेम्पटेशन होता है, एक फ्रेज है। चलिए इसके बाद हम लोग हिंदी भाषा में पहुँचते हैं। हिंदी में देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है। देखिए जो पहला क्वेश्चन जो है कि यहाँ पर दारा का अर्थ पूछा गया है, तो दारा का अर्थ होता है पत्नी, एकदम सही है, पत्नी ही होगा। दारा का अर्थ ही होता है जैसे किसी की विवाहिता। ठीक है, नारी बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, राजा बोल सकते हैं, बादशाह बोल सकते हैं, अधिकारी या अधिपति, यही इसका मीनिंग होता है। और इसमें मूर्धन्य व्यंजन कौन होता है। देखिए दोस्तों मूर्धन्य व्यंजन एकदम सही है कि ड और ढ होगा। तो मूर्धन्य व्यंजन वह होता है जिसको कि जीवा के निचले सामने वाले हिस्से से बोला जाता है, जैसे ट, ठ, ड, ढ। ठीक है, ये न, ये सब हो गया, ये सब मूर्धन्य व्यंजन में आता है। इसमें तत्सम शब्द कौन है, तद्भव शब्द। देखिए दोस्तों तद्भव जो शब्द जो होता है कि जो उत्पन्न किया गया शब्द है, जो उत्पन्न है, जो वही होगा। तो यहाँ पर जो एक्चुअली में तद्भव जो होगा, जैसे आपको एग्जाम्पल एक बदले बताते हैं, मुख से मुंह होता है ना, तो मुख से एक संस्कृत का शब्द है, उससे मुंह क्या है ना, उद्भव हुआ है, ग्राम से गांव हुआ, तो ये उद्भव हुआ है उसका। इस तरीके से
तो यहाँ पर चतुर्थ वगैरह नहीं होगा, यहाँ पर 14 इसका आंसर एकदम सही है तद्भव में। और तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, जो कि एकदम से तत्सम शब्द वैसे शब्द होते हैं ठीक है जो कि संस्कृत से एकदम शब्दशः लिए गए हैं तत्सम, ठीक है, ज्यों कहते हो, जैसे आम्र हो गया, अग्नि हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से तो यहाँ पर आम तो होगा नहीं तत्सम शब्द, ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा ओज हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर ओज हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो देखिए दोस्तों, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्रत्येक चरण, देखिए चौपाई में होते हैं 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है कि रामचरितमानस की रचना शैली क्या है, तो देखिए इसका आंसर एकदम सही है कि दोहा चौपाई शैली है, ठीक है। ये जो महाकाव्य लिखा गया था अवधी भाषा में लिखा गया था और दोहा चौपाई शैली में लिखा गया था, ठीक है। तो अगला है कि इनमें से कौन महाप्राण ध्वनि को सुने, तो महाप्राण ध्वनि को कौन सा होगा। देखिए दोस्तों, जिसको वायु के प्रवाह के साथ बोला जाता है उसको बोलते हैं, जैसे ख, घ, झ, फ, ठीक है, जिसको महाप्राण बोलते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका ख हो जाएगा। अगला है, और ये जो ग आप बोल रहे हैं तो ग एक अल्प प्राण हो जाता है, ठीक है। ख इसका आंसर, एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए स्थान पर उचित स्थान मतलब चिन्ह को भरना है। आहा ताहा क्या है, एक्सक्लेमेटरी हो गया, विस्मय यदि बोधक बोधक हो गया, तो इसका आंसर एकदम सही है, सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अल्प विराम क्या होता है, तो अल्प विराम का भी चिन्ह यही है, ये तो कॉमा हो जाता है, ठीक है। ये तो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स हो गया, ये पूर्ण विराम हो गया। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है, ठीक है। उपसर्ग में क्या होगा, जो कि शुरू में आते हैं, तो यहाँ पर पराजय हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला है कि अपने हाथ से स्वयं काम करो, इसका शुद्ध रूप क्या हो सकता है ना कि अपना काम स्वयं करो, ठीक है। बहुवचन चुनना है, चिड़िया का क्या हो जाएगा, चिड़िया, ये हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। संस्कार में है सो कौन सा उपसर्ग है, तो संस्कार में कौन सा हो जाएगा, तो सम उपसर्ग एकदम सही हो जाएगा। अगला है कि आ उपसर्ग नहीं है, देखिए आ उपसर्ग में इसमें डी आंसर हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा डी क्योंकि उपसर्ग उसे कहते हैं जो संस्कृत या मतलब किसी शब्द के है तो शुरू में आकर के है ना उसके क्या करे अर्थ को बदल दे। जैसे आप देखते हैं जन्म में आ लग करके आ जन्म कर दिया, गमन में आ लग गया, ठीक है। कर्षण मतलब होता है मतलब थोड़ा कर्षण होता है ना, स्वभाव होता है, तो उससे रिलेटेड है। दरणीय कोई वर्ड नहीं होता है, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला जो है आइए देखते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो रीजनिंग में आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा कि जैसे 16 है, अगर 16 5 21, 21 4 25, 4 घटाए तो फिर 3 घटेगा, 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, बी वाले आ जाएगा। तो बी वाला एक ही ऑप्शन ये है, तो यही आंसर हो जाएगा। नहीं तो हाँ ये ही होगा, आप आगे मिला करके देख लेना, एकदम सही है। और 32 का आंसर बी होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे ये 33 में देखेंगे, देखिए 22 4 26 है, ठीक है, 4 का डिफरेंस हुआ है। यहाँ पर 18 4 22 से 4 का डिफरेंस हुआ है, तो यहाँ पर 4 घटेगा ना तो 14 हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सीधा देख रहे हैं कि मतलब सी में 14 वाला ऑप्शन है यानी एन है, तो वह हो जाएगा। फिर देखिए इसका जो आंसर है आप मिला लेना, इसमें बस इसको वर्ड को इधर से इधर किया गया है, बस इसका आंसर डी एकदम सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब 35 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 35 का दोनों के दोनों एकदम सही है, स्वतंत्र कारणों से है, सो मतलब दोनों का प्रभाव है। आप देख लेना, क्वेश्चंस मिला लेना। क्वेश्चन जो है सो ये देख लीजिए आप कि हाँ प्रत्येक ए सही है। पिछले कुछ दिनों में है सो दौरान फलों की कीमतों में गिरावट आई है, खाद्यान्न की कीमतों में काफ़ी वृद्धि हुई है, तो ये दोनों अलग अलग कारण हैं और प्रभाव है। अगला क्वेश्चन है कि मतलब सभी चूहे बिल्ली है, सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, इसमें कौन सा हो जाएगा सही, तो सभी चूहे बिल्ली हैं, सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं, इसमें क्या हो जाएगा देख सकते हैं दोस्तों। तो इसमें जब इसका जो आंसर हो जाएगा ना दोनों का दोनों ही फॉलो करेगा, ठीक है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सभी मुर्गियाँ चिड़िया हैं, कुछ बकरियाँ चिड़िया हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका मेरे ख्याल से नन ऑफ दिस हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, इसमें कोई फॉलो नहीं करेगा, इसमें नन ऑफ दिस हो जाएगा। अगला जो आंसर हो जाएगा इसका एकदम सही आंसर है 16:10 यानी 4:10। आप देख सकते हैं प्रत्येक 2.5 घंटे पे खुलती है, तो 18 में से 2.5 घटा लो, 3:30 बज जाएगा। 3:30 बजे के बाद 40 मिनट आगे कर दीजिए, 40 मिनट पूर्व बता रहा था, उद्घोषणा हुई है, तो जो ही करेंगे 4:10 हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं, एकदम एग्जैक्ट सही है, 12 आंसर एकदम सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसमें कि यहाँ बताया जा रहा है कि कथन में है 5 या इससे अधिक उम्र के बच्चों को स्कूल भेजना वांछनीय है, और इसका जो अनुमान लगाया है कि उम्र में बच्चे अनुपयुक्त विकास के स्तर को प्राप्त कर लेते हैं तथा सीखने के लिए तैयार रहते हैं, और 6 वर्ष के बाद बच्चों का प्रवेश नहीं देने दिया जाएगा। ये गलत है, सिर्फ एक ही अनुमान जो है ना सो अंतर्निहित है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि ट्रेन कंपार्टमेंट में चेतावनी है कि अगर आप ट्रेन का चेन खींचेंगे तो आपको खींच सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर, अनुचित खींचने पर 500 का दंड है। ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपको, कुछ व्यक्ति अलार्म चेन खींचने का अनुचित प्रयोग करते हैं, ये बात सही है इसलिए लिखा गया है, और कुछ विशेष अवसरों पर व्यक्ति है सो चलती ट्रेन को रोकना चाहते हैं। तो दोनों है सो अंतर्निहित इसमें है, दोनों का दोनों आंसर सही हो जाएगा, यानी डी आंसर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये जो इसको बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं इसका सॉल्व किया हूँ, इसका आंसर आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर है, पहला का ए आंसर सही हो जाएगा, दूसरा का खेल का मास्टर कौन है तो बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। तीसरा का आंसर देख सकते हैं इस क्वेश्चन का, तीसरा का सी आंसर। आप में भी सेम क्वेश्चन ही होगा, हो सकता है ऑप्शन या फिर ये अलग हो सकता है नंबरिंग, और 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आइए हम 46 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। इसमें बता रहा है बेरी एक विषाणु जनित रोग है, संक्रमण है, विटामिन की कमी से बीमारियां होती है। विटामिन की कमी से बीमारियां होती है, एकदम सही है, लेकिन बेरी विषाणु जनित नहीं, विटामिन की कमी से होने वाला रोग है, विटामिन बी की कमी से, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर ए सही है, किंतु सॉरी ए गलत है किंतु आर सही है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा है सो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, पश्चिम की ओर बहेगी तो अरब सागर में गिरेगी और बंगाल के खाड़ी में गिरेगी नहीं, दूसरा आंसर ये ऑप्शन गलत है, तो इसलिए है सो इसका आंसर हो जाएगा ए सही है किंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, तो अगर इसका हम बनाएंगे, अगर डायग्राम अगर आप बनाते हो इस क्वेश्चन का तो इस तरीके से बनेगा, 6 आदमी है, ठीक है, 6 आदमी बना दो इस तरीके से। तो इसका हो जाएगा जैसे कि विजय हो गया, विजय के बगल में राकेश हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर आप यहाँ पर डाल दो एस को डाल दो, फिर यहाँ पर डाल दो आप नीरज है, उसके बाद ये सुधीर है, जो भी हो, सुधीर या सुजीत हो। तो डायग्राम इसका इस तरीके से बनेगा, आप मिला लेना। इसका जो आंसर होगा, पहला का नीरज एकदम सही है, दूसरा का आंसर जो है सो इसका नीरज सही है, इसका सुधीर भी एकदम सही है, और इसका आंसर है सो विजय सही है। और जैसे मैंने आपको डायग्राम बनाया था उसमें अगर दोनों व्यक्ति को राकेश और कहने का मतलब है सौरभ को आप इधर से उधर कर दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि स्कूल यूनिफॉर्म गरीब माता पिता के ऊपर में बोझ है, तो गरीब अभिभावकों को स्कूल यूनिफॉर्म खरीदना बंद कर देना चाहिए। नहीं, स्कूल यूनिफॉर्म पर स्कूल क्या सकते माली सहायता दे सकते हैं, ये सही है, ये हो सकता है। तो इसलिए सिर्फ दो ही सही होगा, ओनली 2 फॉलोज, ठीक है, ये सही है एकदम से। अगला क्वेश्चन है कि मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूल छोड़ने की दर जो है सो बहुत अधिक है, क्योंकि बच्चे आय अर्जित करने की गतिविधियों को अपने माता पिता से सहयोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा, माता पिता को शिक्षित करने के लिए प्राथमिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम को विस्तार किया जाना चाहिए, मुआवजा एक उपाय नहीं है, बात सही है। इसलिए दोनों का दोनों ही आंसर इसका ऑप्शन सही होगा, आंसर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीमार लोग दवा की जरूरत लोगों की ज़रूरत है और स्वस्थ लोग दवा की ज़रूरत नहीं है, वो क्वेश्चन था, और लोग घरों में दवा रखते हैं, तो ये गलत है, इसका आंसर ए सही है एकदम से। अगला क्वेश्चन है कि हमारे राष्ट्र की बढ़ती जनसंख्या में आवश्यक संसाधनों का ह्रास हो रहा है। देखिए, जब संसाधनों का ह्रास हो रहा है तो इसके अनुमान से निष्कर्ष निकाला गया है, हमारे राष्ट्र की जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। जो ह्रास हो रहा है तो ये तो इसमें नियंत्रित करने की बात नहीं कही गई है। राष्ट्र अपने नागरिकों को एक उचित जीवन प्रदान करने में सक्षम नहीं होगा, तो इस बारे में भी नहीं कहा गया है। तो मेरे ख्याल से इस दोनों में से कोई नहीं आंसर होगा, सी इसका आंसर होगा एग्जैक्ट। नेक्स्ट सेक्शन है आपका जीएस सेक्शन है, आइए इसको तेजी से करते हैं। देखिए दोस्तों, बंगाल विभाजन कब हुआ था तो 1905 में हुआ था। कब हुआ था तो सॉरी इसका जो लागू हुआ था 20 जुलाई, ठीक है, कब 20 जुलाई 1905 को है सो घोषणा हुई थी, ठीक है। उसका 7 अगस्त को क्या हुआ था, 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन हुई थी, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन हुआ था, और यह 16 अक्टूबर को क्या हो गया था, 16 अक्टूबर को यह प्रभावी हो गया था, ठीक है।
तो यही आंसर है, तो इसलिए 1905 एकदम सही है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये गांधी जी ने है सर्वप्रथम किया था 1917 में। भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए हुम ने किया था। बिरसा मुंडा मतलब है सो किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से होंगे, ठीक है, उस समय तो बिहार में थे। और गीतांजलि की रचना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है। बहुत सारे बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है, एकदम सही है। दीन इलाही है सो कौन है? सो अकबर ने प्रारंभ किया था। और प्रथम है सो और अंतिम हिंदू जिसने किसको स्वीकार किया था? बिरबल था। पानीपत का है सो प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 1526 ईस्वी में बाबर और राणा संगा के बीच में लड़ा गया था, और इसमें बाबर विजयी हुआ था। द्वितीय 26, 56, 61, ठीक है, आपको याद रखना है 26, 56 और 61, 1761, ठीक है। ये तो 1500 में हुआ था, बाद बाकी ये 1761 में हुआ था। 26, 56, 61 याद रखेंगे आप लोग। हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो ये गुलबदन बेगम ने लिखा था, उसकी सिस्टर थी। और महावीर का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था। और कौन सा प्रथम वेद है? तो ये ऋग्वेद है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 68 में मिजोरम की राजधानी कहाँ है? तो ये आइजोल है, एकदम सही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। पटना किस नदी के तट पर बसा हुआ है? गंगा। ताजमहल आगरा शहर में है। गुलाबी नगर किसको बोलते हैं? जयपुर को बोलते हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के जैवमंडल में सम्मिलित होता है कौन कौन? तो वायु, जल और स्थल तीनों का तीनों ही होता है। और पृथ्वी पर किसी स्थान का समय या स्थान की स्थिति पता करने में हम अक्षांश और देशांतर दोनों का प्रयोग करते हैं। बिहार की राजधानी देख लो भाई। हाँ, बिहार का राज्यपाल कौन है? फागू चौहान जी है। और अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ था? तो मऊ में हुआ था, और ये मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोसी नदी किस राज्य में बहती है? तो ये राज्य में बिहार में है, बिहार का शोक। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और कंप्यूटर का जन्म किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। और भारत में रुपया है, तो बांग्लादेश में क्या है? टका होता है, उधर बंगाली लोग ज़्यादा है। और मायोपिया है सो आँख में होता है। तो मेनिंजाइटिस का संबंध मस्तिष्क से है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का कौन सा पृथ्वी का भाग है? तो ये तीनों का तीनों ही, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो पैसिफिक सी, सॉरी। ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार कौन है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी सही है, CFCS। जाकर्ता की राजधानी इंडोनेशिया है। और भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? तो ये अरब सागर है। और भारत में वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? तो ये राजनाथ सिंह जी है, ठीक है। RTE एक्ट 2009 कब लागू हुआ था? तो 2009 में आया था, और 2010 में ये लागू किया गया था, ठीक है। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस राजनीतिक दल से थे? तो राष्ट्रीय जनसंघ से थे हुए, ठीक है। तो इसका बी आंसर सही होगा। और अग्नि की उड़ान यानी द विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी है? तो APJ अब्दुल कलाम की रचना है, ऑप्शन ए सही है। और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 356। भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो रामनाथ कोविंद जी है। सिस्कोग्राफ से हम लोग ऐसे भूकंप मापते हैं, रिक्टर स्केल पे मापा जाता है। और नेक्स्ट जो 5वां सेक्शन है ये आपका है सो विद्यालय में शिक्षण तथा ज्ञान का प्रवेश से संबंधित है, यानी लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल से है। देखिए, समाज में घटते नैतिक मानकों के मूल का कारण क्या है? शिक्षा नीति का विफलता होना है। और 3R का क्या मतलब होता है? तो ये इसमें देखिए मतलब नहीं है, तो ये अंकगणित नहीं होगा, पढ़ना लिखना और बोलना होता है, ठीक है। मुख्य बहिर शिक्षा के लिए किस भाषा का प्रयोग होता है? तो ये संकेत भाषा का प्रयोग होता है। जो विद्यार्थी मूक, बहिर और नेत्रहीन है उनके लिए है सो योग्यताओं में कमतर होते हैं, उनका कौन सा नया शब्द है? सो उनके लिए है सो दिव्यांग शब्द है सो नया है सो लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में एक अच्छे अध्यापक द्वारा है सो पालन करना चाहिए क्या? ये देखिए, तेज से सीखने वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए, मध्य गति से भी और धीमी गति से सीखने वाले, यानी तीनों को ही पढ़ाना चाहिए। तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस स्तर के लिए है सो प्राथमिक विद्यालय शब्द का उपयोग होता है? देखिए, तो 1 से 5 तक के लिए होता है। विद्यार्थियों को कोई संप्रत्यय पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है? तो देखिए, इसके लिए होता है ना ज्ञात से अज्ञात, यानी इसका बी आंसर सही होगा।
ऐसे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपको मैं पिक्चर में दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि ज्ञात से ज्ञात होगा, सरल से कठिन की तरफ होगा, तो ये होता है शिक्षण शास्त्र में आता है। अगला है कि भारत के माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितनी होती है, तो ये 5 वर्ष की होती है। ठीक है, अब तो ये सारा पैटर्न चेंज हो गया है, अब तो हो गया है आपको 5 + 3 + 3 + 4 हो गया है। ये बस फॉर्मेट आपको याद रखना है अब। ठीक है, अब नया वाले में ये आएगा। विद्यालयों में विद्यार्थी अनुशासनहीनता का सर्वाधिक प्रबल का कारण क्या होगा? शिक्षक की अनुपस्थिति के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो उनको इंगेज किया जाना चाहिए। एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? शिक्षण कौशलों में दक्षता होना। बी आंसर सही है। एक सेमेस्टर कितने दिन का होता है? तो 6 महीने का होता है। और अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक अधिगमन सीखने के परिवेश का तत्व नहीं है। कौन नहीं है? तो बलपूर्वक नियंत्रण। आप मारपीट के नहीं सिखा सकते हैं ना क्या? अगला क्वेश्चन का आंसर होगा, विद्यालय में एनसीसी किसके अंतर्गत आते हैं? तो पाठ्य सहगामी क्रिया के अंतर्गत आते हैं। और साहित्यिक क्रिया नहीं है एनएसएस। ठीक है, एनएसएस साहित्यिक क्रिया नहीं है। यदि कक्षा में विद्यार्थी शोरगुल करे तो क्या करेंगे? उन्हें क्रियाओं में संलग्न कीजिए कि भाई ये काम करते रहो, कुछ टास्क दे दो। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितनी होती है? तो ये 2 वर्ष की होती है। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में निम्न से कौन वांछित नहीं है? तो दैहिक दंड, मतलब मारना पीटना नहीं है। ठीक है, नॉट कॉर्पोरल पनिशमेंट। विद्यालय में बढ़ती अनुशासनहीनता के लिए उत्तरदायी कारण क्या हो सकती है? शिक्षकों के द्वारा नेतृत्व प्रदान करने में कमी के कारण ऐसा हो सकता है। विद्यार्थियों में अधिगम, मतलब सीखने के लिए निम्न में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावकारी है? ठीक है, तो व्याख्यान, श्रुतलेखन, निर्देशित क्रियाएं। तो इसके लिए निर्देशित क्रियाएं ज़्यादा उत्तरदायी होंगी। ठीक है, और आगे है एक्टिविटीज़ करवाना। निम्न से कौन विद्यालय की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भाग नहीं है? तो कक्षा व्याख्यान इसका सही होगा। वाद विवाद में प्रतियोगिता, संगीत गायन स्पर्धा, ड्रामा, ये हो सकता है, लेकिन कक्षा व्याख्यान नहीं हो सकता, क्रियाओं में भाग नहीं आएगी इसमें। ये सब अदर एक्टिविटीज़ है। एक विद्यालय हेतु सबसे बड़ी समस्या कौन सी हो सकती है? तो ये अच्छी आधिकारिक संरचना की कमी होना हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगमन सीखने हेतु विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण क्या है? तो सीखने हेतु जिज्ञासा होना। अगला है, कौन सा एक अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है? तो जो क्या करता है कि सभी विषयों का शिक्षण, ये ऑप्शन एकदम सही है, नहीं हो सकता है। वाद विवाद में निबंध लेखन का आयोजन, खेलों का आयोजन नहीं कर रहा है, ये हो सकता है कि खेलों का भी आयोजन होना चाहिए ताकि बच्चों में इंटरेस्ट बना रहे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्यालय की भौतिक संरचना का उदाहरण नहीं है? तो इसका लाइब्रेरियन कोई व्यक्ति होगी, और बाद बाकी ये सब क्या भौगोलिक संरचना है। अगला क्वेश्चन है कि जिस शिक्षण संस्थान में अध्ययन हेतु उम्र का कोई बंधन नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो इसे शिक्षा के सायंकालीन संस्था बोलते हैं, या कंटिन्यूइंग एजुकेशन भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इस सेट का पूरा सॉल्यूशन रहा। फिर मिलते हैं दोस्तों हम अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। ऐसे BSS CGL का फर्स्ट का जो डिलीटेड क्वेश्चन था उसका मेरे पास सारा डिटेल्स है, मैं जल्द ही उसका PDF भी अपलोड कर दूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं जानकारियों के साथ इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।